हाय गाइस, हाउ आर यू? सो टुडे इज 16th जनवरी। कल न्यूज़पेपर नहीं आया था तो आज 16th जनवरी का रिव्यू करते हैं। और पेज 3 पे आप देख रहे होंगे एक इमेज आई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ ये अपना गवर्नमेंट ऑफ बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये नागी नकती बर्ड सेंचुरी में होगा। इसके ऊपर सिर्फ इतना पढ़ना नेसेसरी मतलब इनफ नहीं है, इस पे नोट्स की ज़रूरत है। अब इस पे नोट्स क्या है बनते हैं, ये है कि नागी नकती जो है दो डैम्स हैं, जिनको दोनों को अपने अलग अलग डैम्स हैं, अलग अलग सेंचुरी है। वहाँ इन्होंने एक बर्ड सेंचुरी क्रिएट करी है, बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं बेसिकली। अलग अलग दोनों, नागी भी बर्ड सेंचुरी अलग है, नकती भी बर्ड सेंचुरी अलग है। बट वो एक एप्रोप्रिएट प्लेस थी बर्ड फेस्टिवल करने की, इसलिए उन्होंने करी है। अब इसकी यूनिकनेस देखते हैं क्या है। एक तो ये डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे मोराम लैंड है, एंड वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड देर इज यूनिक रॉक फॉर्मेशन इन दिस एरिया दैट इज कॉल्ड टोर। ठीक है। अब टोर पूरे हिंदुस्तान में या तो मिलता है यहाँ बिहार में, और एक मिलता है हम्पी कर्नाटका में। यही होता है कि हम जब न्यूज़पेपर पेपर देने जाते हैं, हम देखते हैं 30 से 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं। और अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स हमने अच्छी तरह पढ़ा था, मेंस के हिसाब से ही पढ़ा था, बट हमारे को क्वेश्चंस क्यों नहीं, हम वी आर नॉट एबल टू सॉल्व देम। तो यही दिक्कत आती है कि कहाँ हमें दिक्कत आती है कि हम न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, एनालाइज पूरा करते हैं, बट उनके अंदर से हम और क्या न्यूज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर आते हैं तो 20 क्वेश्चंस आपको चाहते हैं कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनको बेसिकली क्यूरियस आदमी चाहिए कि एक चीज़ पढ़ने के बाद वो उतना ही ना पढ़े, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल रिसर्च करे। तो इस वजह से मैं ये लेके आया हूँ। इसमें क्या होता है कि नागी नकती में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कल जब मैंने न्यूज़पेपर वो लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज किया था, जब कि कैसे हमने दिया था, उसमें भी एक आया हुआ था क्वेश्चन कि यहाँ नाम दफ़ा, और वो जो मेरा गलत भी हो गया था वैली ऑफ फ्लावर्स का, कि यहाँ पे ये कौन सा फॉरेस्ट बता रखा था, और दो तीन ऑप्शंस दे रखे थे, तो आदमी उस टाइम कंफ्यूज हो रहा था। तो याद रखिएगा यहाँ पे डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट, मोराम लैंड, वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स करके आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये सेंचुरीज। तो याद रखिएगा उसमें आएगा नागी नकती। और यहाँ पे एक टोर फॉर्मेशन है, रॉक फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ वो हम्पी में होती है इंडिया में, और एक यहाँ है, ये याद रखिएगा। दूसरा, ये 1600 गीज यहाँ पे दिखते हैं, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट वेटलैंड्स इंटरनेशनल, बिकॉज ऑफ दिस रेयर फिनोमिना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया है। मैंने देखा है कि कल कुछ सब्सक्राइबर्स नए जुड़े हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पुराने लेक्चर्स ज़रूर सुन लें, क्योंकि उसमें मैंने बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। क्या इनके ऊपर इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया क्या होता है, और इसको कौन डिक्लेयर करता है, और क्या इसमें से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं और आए हैं लास्ट ईयर्स में, वो मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। तो आप उनको सुनिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, रिगार्डिंग वेटलैंड इंटरनेशनल। तो आप इसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा पुराने लेक्चर्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बर्ड्स बेसिकली क्या है, कभी ऑप्शंस आ जाती है तो याद रखिएगा, कोई नेचुरल क्लैमिटी आनी हो तो बर्ड्स हमें उससे पहले उसका सिग्नल दे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा स्नेक्स भी देते हैं। स्नेक्स की मूवमेंट से अगर कोई जानता हो तो पता चल सकता है कि कब अर्थक्वेक, एग्जैक्ट लोकेशन तक बता सकता है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। इतना अच्छा। टोर्स क्या होता है? टोर्स एक ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो इरोजन और वेदरिंग ऑफ रॉक जब होती है उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है उसको टोर्स कहा जाता है। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स कौन सी? ज़्यादातर ग्रेनाइट्स या शिस्ट, डेकाइट्स, डॉलराइट्स, और ये सब मैंने दिया है। यू कैन मेक नोट्स, और जो मैं बता रहा हूँ इसको एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया क्या होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह बताया हुआ है, वो प्लीज़ सुनिएगा जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, कि क्या क्वेश्चंस इन पे आते हैं। और हमने इसका पूरे डिटेल में बताया हुआ है मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स में, कि वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हैं। ठीक है। पेज 9 पे एक था कि चाइना गॉट बिफ्टिंग रिप्लाई। तो ये बेसिकली रिपब्लिक डे परेड की, उसमें आर्मी डे परेड में उन्होंने कहा है कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया ड्रोन स्वार्मिंग। ड्रोन स्वार्मिंग क्या होता है? स्वॉर्म क्या होता है? स्वॉर्म मतलब जब कहते हैं ना मधुमक्खियों को झुंड आ रहा है, उसको स्वॉर्म कहते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नोट देखिएगा कि स्वॉर्म मतलब स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरेबल मॉड्यूल्स। ठीक है। ये बेसिकली इसमें ये सब पॉइंट्स बनाइएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सकें, बट आप छोटा छोटा बना सकते हैं, कि जैसे लिख सकते हैं आप नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, कि इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है। यूएस, चाइना, रशिया के पास अभी तक पोजेशन है इनका, अब इंडिया ने भी शो कास्ट किया है इसको।
और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से, मतलब जो ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे के जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी से जुड़ा होता है। याद रखिएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी से। कई बार ऑप्शन में कोई और फ्रिक्वेंसी बता पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी से। अच्छा, आपने लास्ट ईयर का जो मैंने पेपर एनालाइज किया उसमें HCNG का आया था कि वो चीप पड़ता है। देखा आपने 4 ऑप्शंस, ये बहुत कंफ्यूजिंग दे देते हैं जो उस टाइम याद नहीं आएंगी। तो याद रखिएगा ये, इससे हमें स्वार्म्स आर लाइकली टू रिड्यूस द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ वॉर, कि अगर हम इनको भेज दें तो हमारे एक्चुअल वॉर से इसमें चीप पड़ेगा। ये याद रखिएगा। ये 3D मैप डेटा जो है 3D मैप्स का भी भेज सकते हैं, टनल्स में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और इससे याद रखिएगा कि ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाना या किसी अगर अदर प्लैनेट्स पे लेके जाना, ये फास्टर भी कर देगा, चीपर भी कर देगा, बेटर भी कर देगा। ये जब अगर 4 ऑप्शंस आएंगे स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में, तो एक दो, कई बार आपको ऐसा चीप लिखा होगा तो आप सोचेंगे यार चीप कैसे पड़ सकता है, तो महंगा पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो याद रखिएगा चीप पड़ेगा। और कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में, मतलब जैसे रेडिएशंस हैं, जहाँ पे केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं, डेंजर सिचुएशंस हैं, वहाँ भी ये काम हमारे आ सकता है। तो कई बार जब ऑप्शन आएगी तो हम सोचेंगे यार ऐसे एनवायरनमेंट में तो ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। नहीं, ये वहाँ काम आ सकता है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शंस ज़रूर लिख लीजिए। जब 4 ऑप्शंस में आएगा तो आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर करके दिखाया है कि कैसे हम लोग करते हैं। पेज 13 पे है कि रशिया अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे दैट इट वाज पुलिंग आउट ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी। ये पेज 13 पे है, ये आप देख सकते हैं। आफ्टर यूएस, रशिया पुल्स आउट ऑफ एशियन ओपन स्काई ट्रीटी। अब ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, ये देखिए थोड़ा, कि ये बेसिकली 34 कंट्रीज की है, जिसमें ये क्या है, एक दूसरी कंट्रीज में अनआर्म्ड होना चाहिए। सर्वेलेंस के लिए अपना जहाज भेज सकते हैं, बट वो अनआर्म्ड होना चाहिए। और एक दूसरे की जो 34 कंट्रीज इसमें सिग्नेटरीज हैं, उनके आपस में एक दूसरे की बाउंड्री, मतलब एक दूसरे का, अगर सपोज जैसे यूएस रशिया सेनेटरी था, तो यूएस रशिया में अपने अनआर्म्ड सर्वेलेंस फ्लाइट्स भेज सकता था वहाँ का देखने के लिए कि इन्होंने कितनी आर्मी, कितनी तैयारी कर रखी है, कितना नहीं कर रखा। तो बेसिकली 1992 में साइन हुआ था, इफेक्ट में आया था 2002 में। इसका इंपॉर्टेंट यह है कि यूएस ने पहले इसको ऑप्ट आउट कर लिया था, अब रशिया भी छोड़ के चला गया है। इसी में एक, ये देखिए कि एक नीचे इसी के दे रखा है कि न्यू स्टार्ट, ये लास्ट मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट, जो अब ये भी खत्म होने वाली है इस फरवरी में। और ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक ट्रीटी है बच चुकी है जो यूएस और रशिया के बीच में है। तो इसके ऊपर थोड़े से नोट्स देखिए कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है यूएस और रशिया के बीच में हुई थी कि रिडक्शन और लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रीटी थी और ये 2011 में आई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने, ये इस बार क्वेश्चन जरूर आ सकता है, स्टार्ट के ऊपर बहुत पहले भी क्वेश्चन आए हैं, बट इस बार इसलिए आ सकता है क्योंकि फरवरी में एक्सपायर हो रहा है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है 1991 में स्टार्ट 1 ट्रीटी हुई थी, जो दिसंबर 2009 में एक्सपायर हुई थी, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने। और दूसरा उसने क्या किया था कि जो 2002 की स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी थी, सॉट, ठीक है, जैसे ही ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई तो 2002 वाली ट्रीटी भी टर्मिनेट हो गई, उसको इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था बेसिकली। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, स्टार्ट ट्रीटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आ सकता है ये। पेज 13 पे ही था कि ट्रम्प्स ये जो अनवील हुए हैं, जो इसका स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क था इंडो पैसिफिक को लेके, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा वो हुआ है, तो चाइना अभी बुखला रहा है कि देखो इन्होंने हमारी स्ट्रैटेजी को वो कर रखा था। तो उसमें याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं। एक तो थोड़ा क्वाड का बता रखा है, हम लोग जो पुराने हैं उनको पता होता है, बाकी जो नए हैं उनको देखिए क्वाड क्या है। क्वाड बेसिकली क्या था कि चाइना जो है 9 डैश लाइन है साउथ चाइना सी में, ये ज़रूर देखिएगा मैप में। और अगर मैंने ज्योग्राफी प्रीलिम्स शुरू करा तो मैं आपको सब बताऊंगा 9 डैश लाइन क्या है, मलाक्का स्ट्रेट्स क्या है। वहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इंडियन ओशन में, तो इंडिया जापान दोनों ही टेंस थे इस चीज़ को लेके। तो क्वाड का फर्स्ट जो आइडिया मूट किया था वो किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने, जो एबेनॉमिक्स के लिए भी मशहूर हैं, 2007 में। बट उस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो था रिलेक्टेंट, ही वॉज रिलेक्टेंट क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था चाइना का। बट 2012 में ये एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, किस किस के बीच में है, इंडिया, यूएस से जापान। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम रिलेक्टेंट था, अनविलिंग था, तो 2012 में ये भी ज्वाइन हो गया। तो ये इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कई बार क्वाड की कंट्रीज पूछ ली जाती हैं कि 4 में से कौन सी 3 नहीं है, कौन सी 3 है या कौन सी है इन चारों में से, तो ये याद रखिएगा। और ये क्यों था कि टू सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन दैट चाइना सीक्स टू थ्रेटन, ये याद रखिएगा। और इसी में थोड़ा सा आरसीईपी का भी है। आरसीईपी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ।
और एक है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक होता विदाउट चाइना, मगर अब नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसको भी देखते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बेसिकली क्या था, जितने भी पैसिफिक ओशन पे कंट्रीज लगती है ना, उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, यूएस। इनको याद कर सकते हो, अगर आपको मैप रीडिंग आती है तो बहुत इजीली याद होंगी, सब कंट्रीज उसमें लगती हैं। इसमें चाइना नहीं था, ये याद रखिएगा। इसमें रशिया नहीं था, ये याद रखिएगा। इसमें कनाडा भी नहीं है, कनाडा है सॉरी, मतलब वो नहीं है। ब्राज़ील नहीं है, क्योंकि पैसिफिक पे आदमी सोचता है ब्राज़ील भी ज़रूर होगा, अर्जेंटीना भी ज़रूर होगा, तो याद रखिएगा नहीं। चिली और पेरू था, और यूएस भी था, बट यूएस का ट्रम्प भाई साहब ने आते ही 2017 में टीपीपी से मना कर दिया कि हम कुछ नहीं होगा। तो यूएस जब विड्रॉ करा, तो उसके बाद बाकी की 11 कंट्रीज़ ने सोचा कि इसको दोबारा से शुरू करते हैं, और दिसंबर 2018 में ये दोबारा शुरू हो चुका है। और इसमें बेसिकली टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं ट्रेड को लेके, और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेके इस्टेब्लिश करना था कि अगर आपस में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसकी सेटलमेंट कैसी होगी, और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हमने हटा दिए। तो अब जो है कि देखा जाए, थोड़ा सा इस पर बनता है कि यूएस जब है अब एब्सेंट है आरसीईपी से भी और टीपीपी से भी, हट चुका है। ओबामा ने क्या नाम है, टीपीपी से भी आरसीईपी से, दोनों से आउट है। और जो इस टाइम लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है वो है आरसीईपी, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं दे रखा होगा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक विदाउट चाइना बनना था, तो अब देखा जाए तो यूएस हट चुका है। तो क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड क्या बन सकता है कि अब कौन सा लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, दैट इज आरसीईपी। आरसीईपी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। पेज 15 पे ये देखिए, आज थोड़ा सा न्यूज़ को थोड़ा सा अच्छी है कि इंडियाज ट्रेड विद चाइना डिक्लाइंड लास्ट ईयर टू द लोएस्ट लेवल सिंस 2017, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, इसमें ये दे रखा था कि बेसिकली इस न्यूज़ को देख के ना आदमी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया से चाइना का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है और एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि मतलब इसका मतलब हम इंडिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में चाइना के साथ बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। इंडिया आज भी चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट उसको बहुत मामूली करता है। इंपोर्ट की वैल्यू कम हुई है, एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, बट इतनी नहीं बढ़ी और इतनी कम नहीं हुई कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि इंडिया बिगेस्ट इंपोर्ट क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स, और एक्सपोर्ट क्या रहा है, आयरन ओर। आयरन ओर ज़रूर याद रखिएगा, एक्सपोर्ट करते हैं हम उसको। और इंपोर्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी याद रखें, बट जैसे आपने देखा होगा लास्ट एक एनालिसिस में दे रखा था कि कोल अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपने याद होगा 3 ऑप्शंस में था, इंदिरा गांधी जी ने वो नेशनलाइज किया था कोल ब्लॉक को, और ये सब मैंने जो पढ़ाया था। तो उसमें यहाँ पे ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी में हमें कह सकते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, जिस हिसाब से दिखाया हुआ है कि ट्रेड का हमारे साथ चाइना के साथ श्रैंक हुआ है। तो हमें ये ऑप्शन आ सकती है कि अब हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी खुद ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी हमारी बिगेस्ट इंपोर्ट चाइना से ही है। एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये जो लिखा हुआ है एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी इज चाइना। कई बार कंफ्यूजन में आदमी जापान को क्लिक कर देता है, नहीं, इट इज चाइना। और जो हम ये लिख रहे हैं कि जो चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, तो हम अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। कई बार आपने देखा होगा, कल मैंने जो एनालाइज किया था कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं या हमने किसी और कंट्रीज से शुरू कर दिया। तो देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट इंडिया हैज रिप्लेस्ड इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना बाय ईदर सोर्सिंग दोज गुड्स एल्सवेयर और मैन्युफैक्चरिंग देम एट होम। ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा इंपोर्ट कम हुआ है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं या खुद बना रहे हैं या किसी और कंट्री से ले रहे हैं। अगर ऐसी ऑप्शन आती है कि चाइना के साथ हमने इंपोर्ट कम कर दी है क्योंकि अब हम किसी और कंट्री से ले रहे हैं या खुद सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से यहाँ की डिमांड कम थी। देखिएगा लिखा एक्सपोर्ट्स टू द एशियन ब्लॉक। चाइना का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो एशियन ब्लॉक है, जो हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एशियन क्या है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। कई बार ऑप्शन आ रहे थे कि चाइना से लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, जैसे हमारे सब पास आया था क्वेश्चन कि लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कौन है, इंडिया निकला। तो वैसे ही ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा चाइना का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन नहीं है। कई बार हम बड़ा देख के हम समझते हैं कि ये क्या है। अब एक चीज़ ये देखने वाली है कि आप देख रहे होंगे कि पेपर में तो आज वर्ल्ड्स जो फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट वैक्सीन ट्रायल चल रहा है। देखिए इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने लास्ट पेपर डिस्कशंस में आपको बता दिए हैं। इस पे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया था आपको, उससे रिलेटेड वायरस की बात चल रही है तो एचपीवी का बता चुका हूँ मैं, सब कुछ बता चुका हूँ।
ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी कि अब वैक्सीन यहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ पहुँच चुकी है, कैसे पहुँच रही है, कैसे कैसे डोजेस दी जा रही हैं। ये चीज़ें कभी भी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। इट्स नॉट कि आप थर्ड या फोर्थ क्लास का पेपर देने जा रहे हैं, ये यूपीएससी का पेपर है, तो वो आपको चाहेंगे कि आप रिसर्च करें इन चीज़ों के ऊपर। जो रिसर्च बनती थी आई हैव ऑलरेडी डन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके वो भी मैं बता चुका हूँ। बट आप सोचें कि वैक्सीन ट्रायल कब, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी इस टाइम नहीं बनता है। एक वो दिल्ली का सर्वे आया हुआ है कि उसमें कितने लोग किराए पे रहते हैं, ये वो कई बात सोचते हैं कि इसको इम्पोर्टेंट है। अगर वो इंडिया का होता तो वो इंपॉर्टेंट होता, एक दिल्ली का सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एडिटोरियल पे आया हुआ है एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, 2-3 आए हुए हैं, तो मैं ऑलरेडी एक आधी चीज़ बता चुका हूँ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो है कि नोटिस जो है पब्लिकेशन, कि जैसे अब दो धर्मों के बीच में अगर शादी हो रही है तो आपको 30 दिन पहले आपको नोटिस देना है, वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बट उस नोटिस की पब्लिकेशन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये याद रखिएगा। उसमें से जो निकल सकता था मैं बता रहा हूँ। और ऑर्डिनेंस जो है ना, आप देख रहे होंगे कि एक पेज 1 पे भी था कि जब से ये ऑर्डिनेंस आया है बड़ी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आदमी सोचता है ऑर्डिनेंस की इतनी ही पावर है जितनी एक लॉ पास होने के बाद एक्ट की होती है, तो याद रखिएगा ये एक्ट, यस इट हैज़ सेम इफेक्ट। और उस एडिटोरियल डिस्कशन में ना एक जगह था कि श्री वल्लभ भाई पटेल, चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मुझे अच्छा लगा पॉइंट। कई बार क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर में भी दे रखा था, 3 चीज़ें दे रखी थी जिसमें मिसमैच करके दिया हुआ था। नियोगी जी का दे रखा था, वो मैंने आपको कल डिस्कस भी किया है। नियोगी जी का था, एक तेज बहादुर सप्रू जी का था। तो ये आ सकता है कि श्री वल्लभ भाई पटेल, या ये पूछ सकते हैं कि चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें क्या है, ऑप्शन में आपको वल्लभ भाई पटेल जी दे सकते हैं, साथ में बी आर अम्बेडकर जी दे सकते हैं। तो जैसे ही माइनॉरिटीज आएगा ना तो आदमी सोचेगा बी आर अम्बेडकर जी होंगे, तो याद रखिएगा श्री वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो भी नोट्स में से बेस्ट निकल सकता था मैंने निकाला है। और एक ना मैं आपसे ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि कल मैं कोई और मतलब न्यूज़पेपर में नहीं देखा मैंने ये, बट एक जगह न्यूज़ थी और बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे पेपर से रिलेटेड, कि जैसे कोरोना को लेके ना लोग सोच रहे थे कि जो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे ज़्यादा मौतें होंगी और डेवलप्ड कंट्री बच जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। याद रखिएगा कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं इस कोरोना की वजह से, उसमें से 70% जो डेथ्स हुई हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुई हैं। सिर्फ 30% हुई हैं जो गरीब देशों में हुई हैं। बल्कि और अगर हम देखें 1918 का जो स्पेनिश फ्लू था, उसमें गरीब देश में लोग ज़्यादा मरे थे, अमीर देशों में नहीं। बट इस बार 70% लोग जो अमीर देश हैं वहाँ हुई है, गरीब देशों में नहीं हुई। मतलब इतना फ़र्क है कि अगर 10 लाख आदमियों में देखा जाए तो पाकिस्तान में तो 48 मरे हर 10 लाख में, बांग्लादेश में 47, इंडिया में 107, और अगर यही बेल्जियम की बात की जाए तो 10 लाख में 1734, मतलब 1734 लोग बेल्जियम में मरे हैं। तो यही हाल यूके, इटली वगैरह का भी है, अमेरिका का भी है। तो ये याद रखिएगा। एक इसकी वजह क्या रही है, बता रहे हैं वो, कि एक तो जो एवरेज एज है ना, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत कम है। जैसे इंडिया की 27 है, पाकिस्तान की 23, बांग्लादेश की 22, और वहीं पे जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो एवरेज एज है वो 46, जैसे इटली की 46 है, बेल्जियम की 42 है। तो आपको पता है ये कोविड-19 का जो ज़्यादा खतरा है वो थोड़ी एजेड लोगों को ज़्यादा होता है, मतलब जितने ज़्यादा उम्र में बढ़ते जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे पॉइंट, कि 3-4 पॉइंट्स आ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि आदमी सोचेगा गरीब देशों में ज़्यादा हुए होंगे, नहीं, 70% जो डेथ्स हुई है वो अमीर देशों में हुई है। और उसकी वजह एक तो ये रही है कि एवरेज एज ज़्यादा है, और दूसरों क्या है कि हमारे यहाँ वैसे ही ऑलरेडी इतनी गंदगी है, इतनी बीमारियाँ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो लोगों के ना यहाँ पे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुके हैं। और जहाँ अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इतनी साफ सफाई रहती है, इतना सब कुछ रहता है, तो उनकी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ना, वो कमज़ोर पड़ गया है। तो एक वजह ये भी रही है कि वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाइजीन वजह रही है कि वहाँ पे इतनी हाइजीन थी ऑलरेडी कि उनके ऑटो इम्यून सिस्टम ने काम ही नहीं करा। और यहाँ के लोग जहाँ पे हाइजीन नहीं थी, तो वहाँ के लोगों का ऑलरेडी वो इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं कि उनके ऑटो इम्यून सिस्टम अपने आप बन चुके हैं। तो ये 2 वजह से ये थोड़ा रहा है। जो मैंने बताई यही चीज़ मैंने लिखा नहीं है, बट मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है पुराने लेक्चर्स में भी कि अब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि इसमें प्रीलिम्स का क्या निकल सकता है। तो उसमें अब मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, ये 3-4 ऑप्शंस दे के आ सकता है। तो जो मैंने बोला ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको लिखना चाहें लिख लीजिए, बट अगर आपने सुन लिया है ध्यान से, 1-2 बार और सुन लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय, टेक केयर।